चलिए हम लोग का आज केमिकल बॉन्डिंग का एक क्लास टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम है रेजोनेंस, जिसको हिंदी में अनुनाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनाद कहा जाता है। रेजोनेंस, रेजोनेंस हिंदी में इसको कहते हैं अनुनाद। अनुनाद समझिएगा कि ये रेजोनेंस क्या होती है कि आपके पास में कोई कंपाउंड हो, समझ में आ गया? एक कंपाउंड हो लेकिन वही कंपाउंड का आपका दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर हो, समझ में आ गया? उसी को क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहा जाता है। समझ में आई बात मेरा? कि एक ही कंपाउंड का दो या दो से अधिक संरचना क्या कहलाती है? रेजोनेंस कहलाती है। लेकिन उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अपने स्थान पर क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चेंजेस नहीं होती है। यहाँ पे चेंज क्या होती है? सिर्फ उसका स्ट्रक्चर चेंज होती है। क्या कहलाता है? रेजोनेंस कहलाता है। समझ में आ गया? लिख लीजिए, इफ वन compound have two or more structural formula known as resonance. In this case, electrons are not displaced to other place. Electrons are fixed. Only change its structure. समझ में आई होगी बात? जब एक ही कंपाउंड हो और उसका दो या दो से क्या हो? अधिक स्ट्रक्चर हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहलाता है। इस केस में इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होती है वो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी विस्थापित नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है? फिक्स होती है। जहां पे वो है वहीं पे है, केवल उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बदलता है। समझ में आ गया? चलिए, क्या कहलाती है? हमारा रेजोनेंस कहलाता है। हिंदी में अनुनाद कहते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे आप एग्जाम्पल में आपको शायद अच्छा समझ में आएगा। हम एग्जाम्पल के तौर पे उठाते हैं। आपने सुने होंगे आप लोगों ने बेंजीन का नाम। क्या सुने हैं आप? बेंजीन का नाम, जिसका केमिकल फार्मूला हमारा C6H6 होता है। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए कि कार्बन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है। ये हो गया 1 2 3 4 5 और एक हो गया 6। आपको ये पता है कि हर एक कार्बन का वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। तो पहले आप एक एक वैलेंसी से एक दूसरे कार्बन को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे इस तरह से। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना? 6, मतलब हर एक कार्बन के लिए एक हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड से प्रत्येक कार्बन के साथ में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी को गिनेंगे 1 2 3। एक बचा हुआ है अभी भी, तो इस कार्बन का यहाँ पे बचा हुआ है, इस कार्बन का यहाँ पे है, इस कार्बन का यहाँ पे। हर एक कार्बन का एक एक वैलेंसी क्या हुआ है? बचा हुआ है। ठीक है, अब ये बचा हुआ है तो आपस में ये क्या मिलकर बॉन्ड बनाएगा? अब यहां से ये नहीं मिल सकता है क्योंकि ये बना लिया। कौन मिलेगा? ये मिलेगा। ये यहां से नहीं मिल सकता है लेकिन ये मिल सकता है।
इस तरह से आपको एक बेंजीन का क्या मिलता है, स्ट्रक्चर मिलता है। समझ पाई बात? अब चाहे ध्यान से देखिएगा इसको, अब इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। हर एक एंगल पे आपको क्या है, CH है। हर एक एंगल पे क्या है, CH है। मतलब यहां पे आपको क्या दिखाई दिया, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। थोड़ा सा और आगे नीचे आएंगे। चलिए फिर से हम यही स्ट्रक्चर को बनाते हैं एक बार। ये हो गया H, ये हो गया C, ये हो गया C, फिर C, H, C, फिर H, यहां भी क्या होगा, H, C, फिर C, यहां पे क्या हो जाएगा, H, H। फिर उसी तरह से ध्यान से देखिए तो सबका वैलेंसी बचा हुआ है क्या, एक एक वैलेंसी बचा हुआ है। क्या आप इसको इसके साथ मिला सकते हैं, आप इसको इसके साथ मिला सकते हैं और इसको इसके साथ मिला सकते हैं। समझ पाई? तो ध्यान से देखिए इसका क्या स्ट्रक्चर बना आपको, यहां पे आपका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। क्या ये बेंजीन नहीं है? है। तो क्या ये स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका स्ट्रक्चर दूसरा है और ये स्ट्रक्चर दूसरा है। क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हुए? जहां पे इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन जहां पे है, कार्बन जहां पे है वहीं पे है, लेकिन यहां पे इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, बदल गया। क्या बात समझ में आ गया? तो इस तरह से यहां पे बेंजीन का हमको दो अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई दिया और इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले केकोल ने दिया था। किसने दिया था? केकोल ने। इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम केकोल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या बात समझ में आया? इस बेंजीन का इस स्ट्रक्चर को फर्स्ट टाइम किसने दिया था? केकोल। इसलिए इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? बेंजीन केकोल स्ट्रक्चर कहा जाता है। समझ में आई बात? आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए ध्यान से देखिए, अब यहां पे कुछ और समझिएगा इसी के बारे में आगे थोड़ा सा, कि आपके पास में ये संरचना तो है। अब ये दोनों को गौर कीजिए कि यहां पे आपका डबल बॉन्ड है, लेकिन इस स्ट्रक्चर को देखिए यहां पे डबल बॉन्ड है, फिर यहां पे क्या है? सिंगल बॉन्ड, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड। यहां पे क्या है इसका? सिंगल, लेकिन इसमें डबल। फिर यहां पे डबल तो इसका सिंगल है या नहीं है? अगर इस दोनों को आप एक जगह मिला देते हैं, समझ पा रही है मेरे बात? दोनों को एक जगह मिला देते हैं तो ये कैसे बन जाएगा? आप इसको डॉटेड लाइन से इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस तरह से बनेगा या नहीं बनेगा? और इसी को समय बचाने के लिए मॉडर्न क्लास में ऐसे किया जाता है। क्या आप मेरी बात समझ में आया? इसी को लेके पहले तो क्या होता है, ये डॉटेड, ठीक, और इसी डॉटेड को हम लोग क्या कर देते हैं, बीच में सर्कल बना देते हैं। सब एक ही चीज है, सब क्या है? बेंजीन है। अब यहां पे बात आती है, हमारा एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था डेवर। क्या नाम था? डेवर। उन्होंने क्या कहा कि अगर ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाया, समझिएगा मेरा बात को, ये कार्बन और ये कार्बन बॉन्ड बनाया इस केस में, लेकिन जस्ट इसका उल्टा यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पे ये दोनों कार्बन बॉन्ड बनाया, यहां पे ये दोनों कार्बन बॉन्ड बनाया और यहां पे ये दोनों कार्बन बॉन्ड बनाया। तो देवर ने क्या कहा कि अगर इस तरह से ये कार्बन बॉन्ड बना सकते हैं आपस में, तो ये कार्बन और ये कार्बन भी आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं समझ में आया? ये कार्बन और ये कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बनाया, ठीक। इस केस में ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाया, तो ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं। ये कार्बन और ये कार्बन भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं, ये कार्बन और ये कार्बन भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आया आप लोगों को? और उन्होंने एक नया स्ट्रक्चर दिया, किसका? बेंजीन का, जिसको हम लोग डेवर स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक।
DEWAR। इन्होंने इसके बारे में 3 स्ट्रक्चर दिया, गौर कीजिएगा। चलिए 3 स्ट्रक्चर, क्या क्या स्ट्रक्चर दिए उसको ध्यान से देखिए। यहां डबल बॉन्ड बना, यहां पे डबल बॉन्ड बना, मतलब ये कार्बन से ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाया, ये कार्बन से ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाया। तो ये कार्बन से लेकर ये कार्बन डबल बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता? बना सकता है। तो आपको यहाँ पे बेंजीन का इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है, किसके अनुसार? डेवार के अनुसार। समझ पा रही होगी बात? और उन्होंने क्या बनाया, चलिए ध्यान से देखिए और आगे, कि यहां पे आप डबल बॉन्ड बना, देख रहे हैं आप, ये कार्बन है ना, हर एंगल पे क्या है? कार्बन। तो कार्बन क्या बनाया? डबल बॉन्ड। तो यहां का कार्बन भी क्या है? डबल बॉन्ड बनाया। तो ये दोनों कार्बन क्यों नहीं डबल बॉन्ड बना सकता? ये भी तो डबल बॉन्ड बना सकता है। समझ पा रही है? उन्होंने और एक स्ट्रक्चर दिया, क्या बात समझ में आ गया? फाइनली उन्होंने और एक लास्ट स्ट्रक्चर दिया, वो स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा कि ये अगर डबल बॉन्ड बनाया तो ये भी क्या हो गया? डबल बॉन्ड। तो ये दोनों कार्बन भी तो डबल बॉन्ड बना सकती है। इस तरह से डेवर ने बेंजीन को 3 अलग स्ट्रक्चर दिए। समझ में आ गया? यानी कि कुल मिलाकर आपके पास में बेंजीन का कितना स्ट्रक्चर आया? 5 स्ट्रक्चर आया। आया या नहीं आया? और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? रेजोनेंस कहते हैं, क्योंकि इसका डेफिनेशन भी वही कहता है कि यहाँ पे एक ही कंपाउंड है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? अलग अलग है, लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स है अपने स्थान पे फिक्स्ड है, वो कभी भी चेंज नहीं हुआ है। चेंज यहाँ पे क्या हुआ है? बस इसका स्ट्रक्चर रेजोनेंस कहलाती है। समझ पाई बात? चलिए दूसरा एग्जांपल, अगर आपके पास में क्या हो? CO3 2 माइनस हो, क्या हो? CO3 2 माइनस, तब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा बताइए। चलिए आप समझिएगा पहले, ठीक है? कि आपके पास में क्या हो? कार्बन है, ठीक? यहां पे एक ऑक्सीजन किससे जुड़ी होगी? डबल बॉन्ड से। तब इसमें वायलेंस कितना? 4 वैलेंसी, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपके पास में कितना इलेक्ट्रॉन्स बचा? कितना ऑक्सीजन बचा? 2। एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होगी, इसका लेविस डॉट सिंबल आपको पता है, ठीक? अब इसको कितना चाहिए? और एक चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए, लेकिन यहां पे क्या है? माइनस है, मतलब एक माइनस इस ऑक्सीजन के ऊपर में लगा, और एक दूसरा ऑक्सीजन आपके पास में और है, इसका भी लेविस डॉट सिंबल आपको पता होगा। माइनस चार्ज कितना? 2। इसमें एक माइनस चार्ज लग गया, एक माइनस चार्ज इसमें लग गया। इस तरह से यहां पे आपको क्या मिला? CO3-2 का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला। क्या समझ में आया? लेकिन यहां पे ये भी तो संभावना बनती है, यहां पे क्या संभावनाएं बनती है उसको ध्यान से देखिए, कि अगर आप संभावनाएं बनाएंगे तो इसमें हमारा माइनस चार्ज हो सकता है इस ऑक्सीजन पे, और इसमें क्या होगा? 6 लेविस डॉट सिंबल हम डाल सकते हैं। ये किससे जुड़ सकता है? सिंगल बॉन्ड से। ये कार्बन है, अब ये वाला ऑक्सीजन भी तो क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है। समझ पाई? और ये फिर सिंगल बॉन्ड से, इसमें क्या चार्ज? माइनस चार्ज। क्या बात समझ में आया? अगर और इसको आप पलटी कर देते हैं तो आपको और एक संभावना बनती है, यहां पे नहीं बनेगी? कैसे बनेगी? ये हो गया, ठीक? यहां पे अभी आप क्या? डबल बॉन्ड डाल सकते हैं, तो यहां पे क्या हो गया इसका? 4। यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां पे क्या चार्ज? माइनस चार्ज। तो इस तरह से CO3-2 का 3 स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तीनों एक ही है या नहीं है? नहीं है? है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? इसका रेजोनेंस कहेंगे। फार्मूला तो हमारे पास में क्या है? तीनों के लिए सेम है, ना इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए, ना कोई
एलिमेंट डिस्प्लेस हुए कि केवल क्या चेंज हुआ, इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, और इसी को क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहा जाता है। समझ में आई बात? चलिए, अब ये संभावनाएं बनी कि देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है या नहीं है, यहाँ पे इस जगह पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे इस जगह पे डबल बॉन्ड है या नहीं है। तो फाइनली आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्या है आपका O, फिर क्या है C, फिर क्या है O, फिर O, इस तरह से, और सब जगह है कि नहीं है एक बार। तो आप इसको तीनों को क्या डॉटेड लाइन से इस तरह से जोड़ सकते हैं, ठीक। और कितना चार्ज आपके पास में, -2 चार्ज। इस तरह से फाइनल में CO3 -2 का स्ट्रक्चर को दिखाया जाता है। आया समझ में? क्योंकि सब जगह में एक बार में क्या है, डबल बॉन्ड, इसलिए आप सब जगह में एक बार डबल बॉन्ड है, इसलिए उसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दीजिए। यही आपका क्या बन जाता है, CO3 -2 का फाइनल स्ट्रक्चर बन जाता है। ऑक्सीजन का वैलेंस 6 होता है तो वहाँ तो 7 हो जाता है। कहाँ पर 7 हो जा रहा है? वहाँ बॉन्ड बनाया है तो ये माइनस है ना, इधर भी एक है। अभी इस ऑक्सीजन के पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 7 नहीं है, एक माइनस एक लिया ना, माइनस इसको दिखा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लिया और पहले क्या था 6, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही तो है 7 और ये क्या हो गया है 8। समझी? हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम डीप में बताएंगे, थोड़ा सा जानकारी आप ले लीजिए कि आखिर में रेजोनेंस क्यों होती है। इसमें आपने रेजोनेंस के बारे में तो सीखा कि एक कंपाउंड का 2 या 2 से अधिक क्या हो, उसका स्ट्रक्चर हो, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, रेजोनेंस कहते हैं। लेकिन आखिर में रेजोनेंस क्यों होता है, समझ में आ गया? रेजोनेंस क्यों होता है, और इसके पीछे हमारा 2-3 कारण है जिसके कारण से किसी भी कंपाउंड का क्या हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है, वो अनुनादी हो जाता है। इसका पहला कारण होता है आपका, आप सुने होंगे, कंजुगेटिव इफेक्ट। पहला कारण क्या है, कंजुगेटिव इफेक्ट, और दूसरा कारण होता है हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या नाम, हम दूसरा कोई 12 चैप्टर आएगा हमारा, उसमें हम आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा हम जानकारी बता देते हैं कि आखिर में ये क्यों होता है, उसको समझ में आया? चलिए बताते हैं। क्योंकि अभी इसके बारे में अगर हम बातचीत करना शुरू करें, किसके बारे में, मेसोमेरिक इफेक्ट, कंजुगेशन इफेक्ट के बारे में, तो वही हमारा पूरा समय को क्या करेगा, ले लेगा। लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कि आखिर में ये घटनाएं क्यों घटती है उसको, ठीक है। चलिए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दिखाते हैं, आप इतनी समझ सक रहे हैं ये बात को, ठीक है। आप चाहे तो आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसका है, ऑक्सीजन का, और ये एक इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का। अगर ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट हो जाए, ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाए, तब क्या होगा बोलिए, इसमें पार्शियली क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, और इसमें पार्शियली क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या मेरा बात समझ में आया? समझ पा रही है मेरे कहने का मतलब? नहीं समझ में आया? आया। अब ये इसमें माइनस चार्ज आया तो ये इधर गया, मतलब ये बॉन्ड क्या हो गया इसका, जल्दी बोलिए, ये बॉन्ड टूट गया, टूटा या नहीं टूटा? अब पार्शियली इसमें क्या आ गया आपका, प्लस चार्ज आया। प्लस चार्ज आया तो ये माइनस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये माइनस और ये प्लस क्या इसमें अटैक करेगा, ये प्लस है ना आपका, और ये क्या है, माइनस है, तो ये माइनस को ये प्लस अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, और यहाँ पे क्या बना देगा, डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक। फिर दूसरी घटनाएं और घटेगी कि अब ये डबल बॉन्ड, अब ध्यान से देखिए, अब इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हट गया, इसके आने से यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और प्लस और माइनस मिला तो डबल बॉन्ड बना, और ये न्यूट्रल हो गया। क्या मेरा बात समझ में आ गया? फिर से वही आपको स्ट्रक्चर बना, नहीं बना? बना। आया समझ में?
अब दूसरी केस में क्या होगा, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? तो ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से किधर, कार्बन की ओर आए। तो कार्बन की ओर आया तो क्या हुआ, कार्बन में फिर से प्लस चार्ज आ गया, आया या नहीं आएगा? समझ पा रही है? प्लस चार्ज आ गया, कार्बन की ओर आया ना? नहीं, यहाँ पे हम थोड़ा सा गलत बता रहे हैं आपको। ये कार्बन की इलेक्ट्रॉन्स किधर गया, ऑक्सीजन की ओर गया, तो कार्बन में प्लस चार्ज और ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आ गया। ठीक, अब इसमें क्या चार्ज है आपका, प्लस चार्ज है, और यहाँ पे अभी आपका क्या चार्ज है, माइनस चार्ज है। ध्यान से देखिए, ये प्लस तो ये क्या हो जाएगा, इधर गया तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, डबल बॉन्ड, और ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, यहाँ का जो माइनस चार्ज है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या मिलता है, 3 अनुनादी संरचना मिलता है। इसी को, ये किसके कारण होती है, कंजुगेशन इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण होता है। समझ में आ गया? जो आगे हम चल के आपको बताएंगे, या आप इसको बोल सकते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। ये घटनाएं जो घटी, ये क्यों घटी, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण। इसको आप क्या बोल सकते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट बोल सकते हैं। लीजिए, रेजोनेंस इफेक्ट कहा जाएगा। हो गया। अगर आपको हम एक क्वेश्चन दें कि आप SO4 - 2 का स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या बना पाएंगे? हाँ? चलिए बना। चलिए ध्यान से देखिए, इधर ये सल्फर है, तो सल्फर का आपको लेविस डॉट सिंबल पता होगा, है या नहीं है? अब यहाँ पे आपको, जहां पे डबल बॉन्ड है, वहां से डबल बॉन्ड से कौन जुड़ा, ऑक्सीजन। इससे भी क्या जुड़ा, ऑक्सीजन। सिंगल बॉन्ड से भी क्या जुड़ा, ऑक्सीजन। लेकिन इसमें आपका 6 क्या है, लेविस डॉट सिंबल हम रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान से देखिए, ठीक। अब आपके पास में -2 चार्ज है, मतलब एक माइनस इस ऑक्सीजन पे, एक माइनस इस ऑक्सीजन पे। क्या बात समझ में आया? दूसरा, अगर आप इसको बनाना चाहें तो क्या आप बना सकते हैं कि इधर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, इधर भी क्या हो जाए, डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड और माइनस चार्ज। आप ये इंडिकेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक। और आगे अगर बनाना चाहें आप तो क्या नहीं बना पाएंगे, क्या बन सकता है बोलिए तो, ओ सिंगल बॉन्ड, यहां पे हम डबल ही ले लेते हैं, एस यहां पर भी क्या ले लेते हैं, सिंगल बॉन्ड, क्या चार्ज, माइनस, यहां पे डबल बॉन्ड हो, यहां पे सिंगल बॉन्ड हो। क्या इस तरह से आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं? कहीं पर भी हमारा ऑक्सीजन जा सकता है, किसी भी ऑक्सीजन में क्या लग सकता है, डबल बॉन्ड, और किसी भी ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड। इस तरह से आपको SO4 - 2 का बहुत सारा क्या मिलता है, स्ट्रक्चर मिलता है। यानी कि एक ऐसा समय जरूर आया होगा कि हर एक ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड लगा होगा। हाँ, कैसे ज्यादा हो रहा है, क्या 8 होना चाहिए? हाँ, तो यहाँ पे -2 है कि नहीं? ये ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए क्या ले रहा है, ये -2। तो -2 तो ऑक्सीजन का तो पूरा नहीं हो रहा है तुम्हारा। क्या नहीं समझ में आया? क्या आपको हम जब पढ़ा रहे थे तो एक दिन बताए थे कि कुछ ऐसे कंडीशन आती है जो ऑक्टेट रूल को फ्लो नहीं करती है, याद आ रहा है कुछ? हाँ, नहीं समझ में आया? आया होगा कि कुछ ऐसे हमारा कंडीशन आती है कि कहीं कहीं पे ऑक्टेट रूल को फ्लो नहीं किया जाता है। समझ में आ गया? जैसे कि आप BeCl2 का स्ट्रक्चर बना के देखिए, केवल Ba के पास में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है। समझ में आई मेरी बात? तो इस तरह से यहां भी आप किसको देख के चल रहे हैं, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का सबका क्या है, कंप्लीट है। समझ में आई बात? तो इसमें SO4 में आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए मिलता है।
क्या आपको पता है? SO4 -2 में क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर SO4 -2 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, टेट्राहेड्रल होता है। हाँ, होता है या नहीं? तो यहाँ पे आपका क्या होगा? S, यहाँ पे O, यहाँ भी O, इसको थोड़ा सा लंबा कर दीजिए O, और ये भी O। अब क्या देखें कि हर एक बार ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बना है, हर ऑक्सीजन में एक बार क्या बना होगा? डबल बॉन्ड बना होगा। मतलब आप सबको डॉटेड लाइन से इस तरह से दिखा सकते हैं यहाँ। और क्या यहाँ पे कितना चार्ज है? -2 चार्ज है। ये इसका फाइनल स्ट्रक्चर बनता है। समझ में आई बात? ठीक। कुछ यहाँ पे हम आपको होमवर्क देते हैं, आप घर में जाकर प्रैक्टिस करेंगे, इवेंटली आप बना के भी लाएंगे। ठीक है, लिख लीजिए। ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड, ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड। लिख लिए? लिखिए। CO2, पहला क्वेश्चन CO2 लिख लिए। दूसरा CO, अगला N2O, NO2 नहीं बोले हम, N2O। ठीक, आगे HNO3, नेक्स्ट HNO2 लिख लिए। H2SO4, H2SO4 हो गया। NO3 माइनस, NO3 माइनस हो गया। चलिए यहां पे थोड़ा सा आपको और हम जानकारी बता दें, जैसे कि आपके पास में क्या लिखा हुआ है? H2SO4। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? H2SO4। अगर आप डायरेक्टली H2SO4 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कभी भी आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। समझ में आ गया? जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो आप इसको क्या कर देंगे? आयन में तोड़ देंगे। ठीक, कैसे आयन में तोड़ेंगे? कि जब आप इसको डिकम्पोज कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन प्लस में टूट जाएगा और SO4 -2 में टूट जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आया? अब सिर्फ आपका स्ट्रक्चर किसको बनाना है? SO4 -2 को बनाना है, H का नहीं बनाना है, आप याद रखेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया? आया। जैसे आपने क्या लिखा है यहाँ पे? HNO2 लिखे हैं क्या? यस सर। HNO2 लिखे हैं, इसको डिकम्पोज करेंगे तो टूटेगा किसमें? H+ NO2 माइनस में टूटेगा। तो आपको स्ट्रक्चर किसका बनाना है? NO2 माइनस का। अगर आप HNO2 का बनाएंगे तो कभी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जाता है। तो आप जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे आप उसको पहले क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक, क्या मेरी बात समझ में आई आपको? डाउट है? चलिए थोड़ा सा यहां पे लिखिएगा, लिख लीजिए। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैव सेम एनर्जी, सेम एनर्जी फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये क्या बोला उसको समझिएगा। ये बोला कि इसके पास में जितना एनर्जी है, देख रहे हैं, उतना ही एनर्जी इसके पास है और इतना ही एनर्जी इसके पास भी है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है? सेम एनर्जी होता है। किसके लिए? किसके लिए? फॉर स्ट्रक्चर के लिए। यहां पे आप लिख दें डिफरेंट स्ट्रक्चर तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
अलग अलग स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे बनाया, लेकिन सबका एनर्जी क्या होता है? सेम होता है। ठीक, आगे एक और पॉइंट लिखिएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर है सेम आयन। चाहे आप कितना भी उसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, उसका आयन क्या होने वाली है? सेम होने वाली है। ध्यान से देखिएगा, यहां पे आयन कितना? -2। यहां पे आयन कितना? -2। यहां पे आयन कितना? -2। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या नहीं बदलती है? उसका एनर्जी नहीं बदलता है और आयन नहीं बदलता है। बाकी चीज को तो हमने बताया कि उसका इलेक्ट्रॉन्स जहां पर है वहां पे क्या होती है? फिक्स्ड होती है। समझ में आया? चलिए एक छोटा सा फिर हम टॉपिक डालेंगे जिसका नाम है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी अनुनाद ऊर्जा। क्या कहेंगे? अनुनाद ऊर्जा। हो गया? द एनर्जी of difference between more stable resonance structure and resonance hybrid structure and resonance hybrid structure are known as resonance energy। ये क्या बोला गया? समझ में आ गया कि आपके पास में दो तरह की क्या दिखाई देगी? स्ट्रक्चर दिखाई देगी। एक स्ट्रक्चर आपका क्या होगा? केवल स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा और दूसरा क्या होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। दो तरह का स्ट्रक्चर होगा और दोनों के एनर्जी के बीच जो अंतर है वही आपका क्या कहलाता है? रेजोनेंस एनर्जी कहलाएगा। क्या समझ में आई मेरी बात? आपके पास में कितनी प्रकार की एनर्जी, मतलब स्ट्रक्चर? दो प्रकार का। एक क्या? स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर और एक हाइब्रिड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैपिंग होगा वही एनर्जी क्या कहलाता है? रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। थोड़ा सा रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन यानी कि C6H6 इज इक्वल टू 150 किलोजूल पर मोल। ये वैल्यू होता है, आप याद रखेंगे, इसको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पे और थोड़ी सी बात, अगर किसी कंपाउंड का रेजोनेंस वैल्यू इंक्रीज होता है, क्या मेरा बात समझ पा रहे हैं? किसी कंपाउंड का रेजोनेंस वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो उसका स्टेबिलिटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या मेरा बात समझ में आया आप लोगों को? नहीं समझ में आया? चलिए आपको समझाते हैं। यहां पे कि आपके पास में ए और बी क्या है? एक कंपाउंड है, इसका रेजोनेंस वैल्यू सपोज 110 किलोजूल पर मोल है। ठीक, कितना? 110
किलो जूल पर मोल। ए बी यहाँ पे क्या है, कंपाउंड है। और दूसरा कंपाउंड हम क्या ले लेते हैं, सी डी। इसका रेजोनेंस वैल्यू कितना है, 140 किलो जूल पर मोल है। ठीक, तो यहां पे स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा? एक बार फिर से समझाते हैं आप लोगों को। द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी आर इंक्रीज्ड। अगर रेजोनेंस एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है, देन द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल। तो उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ज्यादा अस्थाई होगा। क्या मेरा बात समझ में आ गया? तो इसका रेजोनेंस एनर्जी कितना, 110, इसका रेजोनेंस एनर्जी कितना, 140। तो स्टेबल कौन, सीडी ज्यादा स्टेबल। अब समझ में आया? तो यहां पे आप लिख सकते हैं ए बी, सिर्फ ये समझने के लिए था। क्या मेरा बात समझ में आया? एक लाइन आप लिखेंगे नीचे, द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी आर increased, then the क्या बढ़ता है, then the resonance hybrid structure, then the resonance hybrid structure are more stable। ठीक, जैसे जैसे क्या बढ़ते जाएगी, वैल्यू बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे उसका क्या होगा, वो स्टेबल होते जाएगा। समझ में आ गया? जैसे जैसे उसका वैल्यू, रेजोनेंस का वैल्यू क्या होगा, घटते जाएगा, वैसे वैसे उसका स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, घटते जाएगी। ठीक, अब हमारा एग्जाम्पल है। ठीक, चलिए, तो ये था हमारा रेजोनेंस, जो केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट टॉपिक था।